अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। सिस्टम में आने वाली जितनी भी डेफिनेशंस हैं तो वो सारी की सारी आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं ओवरव्यू दूं तो हम सिस्टम, सराउंडिंग, प्रोसेस, आपके पास स्टेट, आपके पास प्रॉपर्टीज, तो सब की सब तकरीबन आज डिस्कशन में आएंगी। ये सारी वो लफ्ज होंगे, वो बातें होंगी जो आने वाले कोर्स में जा बजा हमारे पास इस्तेमाल होंगी। तो आज के लेक्चर से अगर आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस लफ्ज के क्या मायनी या क्या मतलब अखज करना है जब वो वहां पे लिखा होगा, तो बेसिक आउटलाइन है एक तरह से आज का लेक्चर आने वाले कोर्स की। तो शुरू करते हैं जनाब। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होता है? तो पहले सबसे सिस्टम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सिस्टम बुनियादी तौर पे क्वांटिटी ऑफ मैटर है या एक रीजन है स्पेस में जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम फोकस किए होते हैं, जो अंडर कंसिडरेशन होता है, तो उसको सिस्टम बोलते हैं। तो उस सिस्टम से बाहर जो भी मैटर होगा, जो भी स्पेस होगी, उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। ठीक है। अब दो बातें हो गई। सिस्टम हो गया जिसको हमने फोकस किया हुआ है, उसमें मैटर या रीजन है उसमें, और सराउंडिंग उसमें क्या है कि जनाब उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो उसकी सराउंडिंग है। तो अब अगली बात बड़ी अहम है, बाउंड्री। एक रियल या इमेजिनरी सरफेस जो आपकी सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करे, यानी आपको पता चले यहां तक सिस्टम है, यहां से बाउंड्री शुरू हो रही है, सराउंडिंग शुरू हो रही है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? बाउंड्री कहलाएगी। ठीक है। तो बाउंड्री जो है बुनियादी तौर पे कॉन्टेक्ट सरफेस है, किस किस के बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है। और आपकी बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। ये पॉइंट बड़ा अहम है। तो जनाब अब आपके पास अगली जो चीज हमने समझनी है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम बुनियादी तौर पे क्या देखते हैं? सिस्टम और उसकी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन जो होती है, एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन है, वो हम बेसिकली पढ़ रहे होते हैं। तो इसका मतलब जब हम कहेंगे सिस्टम अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी या जा रही होगी या आ रही होगी बाउंड्री से क्रॉस में, यानी सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम कोई एनर्जी एक्सचेंज चल रहा होगा, तो ये इंटरेक्शन के मीनिंग में लिया जाएगा। ठीक है। आपका कोई मटेरियल क्रॉस नहीं करता बाउंड्री को, ये बड़ी अहम बात है। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास आपको एक बेसिक सा लफ्ज समझ आ गया कि जब लफ्ज सिस्टम होगा, जब सराउंडिंग होगा, जब बाउंड्री होगा, तो क्या मतलब लेना है और उसमें खास बातें क्या हैं कहेंगे। तो शुरू पहले आइसोलेटेड से कर लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंट होता है सबसे। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना एनर्जी या ना मैटर ना सिस्टम से बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। यानी जो हमने सिस्टम, आप कह लो एक तरह से कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक ऐसा एक बैरियर आ चुका है कि ना कुछ अंदर आ सकता है ना कुछ बाहर जा सकता है। ठीक है। जैसे आप इसमें कह सकते हैं कोई भी, हकीकत में तो कोई भी चीज कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होती, मगर हम कह सकते हैं मिसाल के तौर पे कि हमारी यूनिवर्स एज अ होल, हम कह सकते हैं कि भाई ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। फिर से पढ़ा क्यों जाता है? एजुकेशनल रीजंस के लिए किया जाता है। और अगर हम लैब के अंदर देखना चाहें तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड मान लेते हैं जो एक्सट्रीमली स्लो होते हैं, जिसमें एनर्जी या मैटर इंतहाई 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 स्लो तरीके से एक्सचेंज हो रहा हो, तो उसे हम नियरली टू आइसोलेटेड मान लेते हैं। ठीक होगी बात। हकीकत में तो प्रैक्टिकली अगर आप आइडियल केस मानो तो कोई नहीं है। अब अगली चीज क्या है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम उसे मानेंगे जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है मगर मैटर नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे आप इस फिगर में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मैटर नहीं आर पार जा सकता, एनर्जी आ जा सकती है। इसका मतलब इसमें एम कांस्टेंट रहेगा, यानी मैस ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो आप ऐसे सिस्टम आसानी से देख सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जैसे क्लोज फ्लास्क है, जो केमिकल उसके अंदर मेंटेन है उसका टेम्परेचर, यानी क्लोज सिस्टम आप बना सकते हैं। हमारी अर्थ है टाइम स्केल ऑफ द ईयर, यानी आपके पास निग्लिजिबल अमाउंट जो है इसमें से मैटर बाहर नहीं गया मगर इस पे एनर्जी आ रही है सन से, स्टार से, तो वो आपके पास एक तरह से क्लोज सिस्टम का रूप लिए हुए हमारी जमीन। अब जो अगली चीज है वो है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में दोनों चीजें एक्सचेंज हो सकती हैं, यानी एनर्जी भी और मैटर भी बाउंड्री से पार जा सकता है, यानी सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम में आया जाया जा सकता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। सॉरी, इसमें गलती से लिखा गया, इसमें एम कांस्टेंट नहीं था, वो इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट आना था। तो आपके जितने लिविंग और इकोलॉजिकल सिस्टम है वो आपके पास ओपन सिस्टम में शुमार होते हैं। ठीक होगी बात। अब अगला जो टर्म बोलनी है वो है फेज।
कि अब सिस्टम के अंदर जो मटेरियल है, जो मैटर है, वो मुख्तलिफ फेजेस में हो सकता है। वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैसेस हो सकती हैं। तो मतलब अगर मैं प्रॉपरली बोलूं, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जो सेम केमिकल कंपोजिशन है थ्रू आउट, और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी दो बातें हो गई कि केमिकल कंपोजिशन सेम रही और फिजिकल स्ट्रक्चर सेम रहा, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये उसका फेज है। इस केस में ज़ाहिर होमोजीनियस हम बात कर रहे हैं, तो ये लफ्ज फिर होमोजीनियस क्या हो गया, जो सिंगल फेज वाला होगा, यानी एक सिस्टम जिसमें सिंगल फेज है, यानी या वो सारा सॉलिड होगा, या सारा लिक्विड होगा, या सारा गैसेज होंगी। अगर ऐसा ना हो, यानी एक से ज्यादा फेज हो हमारे सिस्टम में, तो वो हेटेरोजीनियस कहलाएगा, हेटेरोजीनियस सॉरी कहलाएगा। तो हेटेरोजीनियस सिस्टम में क्या है, इसमें यानी आपका मिक्सचर आ जाता है, तो आपके पास वो हेटेरोजीनियस सिस्टम होगा। अब एक लफ्ज आएगा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हम कहेंगे यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन चल रही होती है। जैसे मिसाल इसकी बड़ी सादा सी है, सिंगल फेज में आपने आइस, लिक्विड, वेपर, इन सब का हर फेज अलग अलग है, मगर कंपोजिशन क्या है, सेम है आपकी, तो आप कहेंगे ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है। अब इसमें एक दूसरी मिसाल है कि अगर आप गैसेस को मिक्सचर करते हैं तो वो भी प्योर सब्सटेंस है, मगर शर्त क्या हो गई कि वो रिएक्ट ना करें, यानी जले ना, कंबस्टन ना करें, या ना ठंडी हो। ठीक है, यानी उसकी कंपोजिशन में आपके पास चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये चीज है, प्योर सब्सटेंस का एक लफ्ज आता है। अब जनाब जो बातें हैं ना, ये बड़ी अहम है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये ढेर सारी आ जाती हैं, जिनमें से मशहूर प्रेशर है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मैस, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। तो ये ढेर सारे जो मैंने लफ्ज बोले, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं सिस्टम की, इनको हम क्या बोलेंगे, ये इसके लिए लफ्ज क्या है, प्रॉपर्टी। तो अब ये चले समझ आ गई कि भाई एक सिस्टम की जो खूबी या करेक्टर है उसको हमने नाम दे दिया प्रॉपर्टी। अब एक लफ्ज आएगा स्टेट। ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे सिस्टम की कंडीशन बताएगा। वो कंडीशन जो मुझे किससे समझ आएगी, प्रॉपर्टी से समझ आएगी। यानी प्रॉपर्टी ने मुझे बताना है, यानी एक जगह है उसका वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज मुझे पता है। तो इससे सिस्टम की कंडीशन पता चल रही है, यानी क्या पता चल रही है, स्टेट पता चल रही है। ठीक होगी बात। अच्छा, जब आपकी प्रॉपर्टी एक स्टेट के लिए आप देखेंगे तो उसकी एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, यानी किसी एक सर्टन मुकाम पे आप उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हो, प्रेशर देख रहे हो, टेम्परेचर देख रहे हो, वॉल्यूम देख रहे हो, तो उसकी एक डेफिनेट वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, तो आपके पास यानी हम दूसरे लफ्जों में कह लें कि सेम वैल्यू होगी गिवन स्टेट के लिए, मगर हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि वो सब्सटेंस की ये वैल्यू आई कैसे। ठीक है, यानी आपके पास ये जो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं जिससे हमें उसकी स्टेट का पता चलना है, ये उसकी प्रीवियस स्टेट पे नहीं डिपेंड कर रही। ठीक है, ये सिस्टम जिसमें से सिस्टम चल चल के वहां आपने तो किसी एक मुकाम पे देखा होगा ना, उससे पहले सिस्टम में जो चेंजेस आई, यानी जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज में बदलाव आया, जिस वक्त पता नहीं पहले कौन सी स्टेट में था, और अब जिस वक्त आपने देखा तो उस वक्त वो जिस स्टेट में नजर आ रहा है आपको, तो वो वैल्यूज उसकी प्रीवियस वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेंगी, आपने सिर्फ उस मुकाम की वैल्यूज को देखना है। ठीक है, इसमें एक बड़ी अहम बात है कि जो प्रॉपर्टी होती है ये पाथ फंक्शन नहीं है, यानी कि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स अहम होती हैं, कि आपने जब प्रॉपर्टी देखनी है किसी सिस्टम की, तो अब आप बोलोगे कि सिर्फ इसकी जो स्टेट देखो, तो शुरू वाली स्टेट और आखिरी वाली स्टेट देखो, रास्ते को देखने की जरूरत नहीं है। अब जनाब थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज हैं इसको हम दो हिस्सों में ले जाते हैं, एक को इंटेंसिव आप प्रॉपर्टीज कहेंगे, एक को एक्सटेंसिव बोलेंगे। सादा सा फर्क है, इंटेंसिव जो है वो मैस पे डिपेंड नहीं करती, जैसे आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, वेलोसिटी है, पोजीशन है, डेंसिटी है। सही है, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी नहीं आएगा। तो आपके पास ये पोजीशन है, तो आपके पास हम कहेंगे इसकी यूनिक वैल्यू होगी पर्टिकुलर स्टेट पे। ये पहले भी हमने बात की, मगर अब हम इसको एक कैटेगरी के अंदर देख रहे हैं कि एक यूनिक वैल्यू कैरी करेगा एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की निशानी होगी। फिर अगर आप दो सिस्टम इकट्ठे करते हो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी सम नहीं होंगी, यानी कि आपके पास दो सिस्टम्स को करीब लाया जाए तो उसका प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है, तो इनमें समेशन नहीं आएगी।
जबकि इंटेंसिटी प्रॉपर्टी आपके पास फंक्शन हो सकता है पोजीशन का, टाइम का, यानी पोजीशन के लिहाज से टेम्परेचर में बदलाव आएगा, प्रेशर में आएगा, वेलोसिटी में आएगा, और इसी तरीके से आपके टाइम के लिहाज से टेम्परेचर में चेंज आएगा, प्रेशर में आएगा, वेलोसिटी में आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम होते हैं। ठीक होगी बात। अब जब मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो ये साइज पे डिपेंड करता है, और मैस वेरी करेगा तो ये प्रॉपर्टीज वेरी कर देंगी, यानी एक तरह से मैस पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे टोटल मैस, टोटल वॉल्यूम, टोटल मोमेंटम। तो जनाब इनमें से आप तीनों देख सकते हैं, मैस बदलेंगे तो आपकी ये तीनों वैल्यूज बदल जाएंगी। तो हम कहें कि आपके पास अगर कोई सिस्टम की ओवरऑल वैल्यू आप देख रहे हो तो वो कैसे हासिल होगी, जब आप उसके पार्ट्स की वैल्यू को सम करोगे, यानी एक बॉडी के आपने मुख्तलिफ पार्ट्स में लिया हुआ सारे मैसेज को सम कर दो तो ओवरऑल मैस ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। सेम केस फॉर वॉल्यूम, सेम केस फॉर मोमेंटा आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अगर आप दो सिस्टम्स को इकट्ठा करते हो तो जो नया सिस्टम बनेगा वो सम हो जाएगा, यानी दो मैसेज इकट्ठे करके नया मैस हो जाएगा, दो वॉल्यूम इकट्ठे करके नया वॉल्यूम हो जाएगा, नया वॉल्यूम सम होगा जिन सिस्टम से वो मिलके बना है। ठीक होगी बात। तो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिर्फ टाइम के लिहाज से वेरी कर सकती हैं। ओके, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर मैं मैस से डिवाइड कर दूं तो जो बाकी बचेगा वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। यानी दूसरे सादा लफ्जों में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से कौन सी प्रॉपर्टी हासिल की जा सकती है, इंटेंसिव। कैसे, जो भी क्वांटिटी है उसे मैस से डिवाइड कर दो। अब जो लफ्ज है वो है प्रोसेस, कि आपके पास जब प्रॉपर्टीज चेंज होंगी सिस्टम की तो आपकी स्टेट चेंज होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे सिस्टम किसमें गया, प्रोसेस में। जैसे आप ये देख सकते हो स्टेट 1 आपकी यहाँ पे सर्टेन एक वैल्यू होगी, तो यहाँ पे एक पोजीशन, यानी आपके पास आपका टेम्परेचर, वॉल्यूम होगा, उसकी स्टेट चेंज हुई तो आप एक प्रोसेस से गुजर के गए। तो अब आप देखो कि आपके पास ये जो स्टेट की चेंज है इससे प्रॉपर्टीज में चेंज आ रही है, तो ऐसा क्यों कर हुआ, तो हम कहेंगे प्रोसेस हुआ है। तो ये प्रोसेस बुनियादी तौर पे क्या करता है, एक स्टेट से लेके जाता है किसमें, दूसरी स्टेट के अंदर। और अगर ये स्टेडी स्टेट हो, यानी कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी वक्त के साथ यानी चेंज ना हो, तो हम इसे कहेंगे ये स्टेडी स्टेट है। सादा तीन लफ्जों में कहे कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज आपकी मुख्तलिफ वक्त में वही रहती हैं, जो पहले वक्त में एक टाइम पे थी दूसरे टाइम पे भी वही है, तो हम कहेंगे सेम स्टेट। तो इसे हम स्टेडी स्टेट का लफ्ज नाम देंगे। ठीक है, फिर आपके पास बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है, कांस्टेंट कर दी जाती है, तो उस प्रीफिक्स के लिए आइसो का लफ्ज यूज किया जाता है उस प्रोसेस को समझाने के लिए, जिस प्रोसेस में कोई एक फैक्टर, कोई एक क्वांटिटी, कोई एक प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाए। जैसे अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट करते तो आइसोथर्मल, आप प्रेशर कांस्टेंट करते तो आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट करते तो आइसोकोरिक। तो ये प्रोसेस है, मगर उस प्रोसेस में एक प्रॉपर्टी कांस्टेंट है तो आप उसके लिए साथ फिर आइसो का लफ्ज लगा दोगे। ठीक होगी बात। अब आगे क्या जी, थर्मोडायनेमिक साइकिल। अब जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की चेंजेस आई स्टेट में, प्रोसेस हुए, आप वापस उसी जगह पे आगे जहां से चले थे, तो हम कहेंगे सिस्टम अंडर गॉन था साइक्लिक, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ है। तो आपके पास इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम की प्रॉपर्टीज वही रहती हैं, आज रहती हैं, यानी जितने मर्जी प्रोसेस कर लो, जितने मर्जी एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, चौथी स्टेट, जब वापस आप उसी स्टेट पे पहुंच गए जहां से चले थे तो वही प्रॉपर्टीज दोबारा गेन हो जाएंगी जहां से शुरू किया था। तो ये चीज आपके पास अगर ऐसा किसी प्रोसेस में होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक साइकिल कहलाएगा। तो ये चंद बेसिक सी डेफिनेशंस थी जो आगे हम सिर्फ ये लफ्ज बोल दिया करेंगे। अब आपको जो पढ़ाने का मकसद ये था कि बिहाइंड द सीन आपके ज़हन में क्लिक हो जाए कि अच्छा इस चीज की बात हो रही है। तो ये आपके पास बहुत सादा से आपने छोटी क्लासेस में भी ये डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।